लेंगे। मोलारिटी पूछिए, मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो 600 ml का मतलब है 0.6 लीटर्स, ये तो गिवन है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यार अगर पता लग जाए तो सारा काम हो जाएगा। कितने मोल्स है सोल्यूट के अपने को नहीं पता लग रहा, पर ये पता है 2% वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब 100 ml में है 2 ग्राम NaOH। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ कि 100 ml में है कितने ग्राम, तो 100 ml में है 2 ग्राम। अरे तो 250 ml में होंगे हाई कितने ग्राम? 250 ml में होंगे 250 इंटू 2 यानी 5 अपॉन 100 यानी कि 5 ग्राम। लुक कर लो बात, 5 ग्राम है NaOH के। ओहो, तो मोल कितने हैं? NaOH का मोलर मास कितना होता है? NaOH का मोलर मास है 40। तो मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं? वो हैं 5/40 यानी जितने भी आ जाए इतने मोल्स हैं NaOH के। और वॉल्यूम कितना है? ये 5/40 मोल डिवाइडेड बाय 0.6 लीटर्स, ये आ जाएगा। रक्षा कर प्रभु, ये कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 4 6 24 मोलर। 5/24 मोलर। 24 की बजाय अगर 25 होता तो ये 0.2 हो जाता है। 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा कितना है? 0.21। तो डी आंसर है, बिल्कुल डी इज द आंसर। अच्छा सही है बॉस। और एक क्वेश्चन और करो। 300 ml of 0.1 molar HCl and 200 ml of 0.03 molar H2SO4 are mixed. Calculate the normality of resulting mixture. नॉर्मेलिटी एक तरह से H प्लस की मोलारिटी पूछी है, तो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl कितना आएगा? 300 ml इंटू 0.1 मोल्स पर लीटर, तो ये आएगा 30 मिलीमोल्स HCl या 30 मिलीमोल H प्लस। ऐसे ही मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं? वो है 200 ml ऑफ 0.03 मोल पर लीटर, यानी कि ये होगा 6 मिलीमोल्स H2SO4 हैं। तो ये 6 इंटू 2 यानी 12 मिलीमोल्स हैं H प्लस के। तो टोटल मिलीमोल्स ऑफ H प्लस हो गए कितने? 30 प्लस 12 मिलीमोल्स, ये है H प्लस के। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 300 प्लस 200 यानी 500 ml। मिली मिली काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 अपॉन 500। अच्छा, यानी कि 1 मिनट इसको ऐसे लिखते हैं, ये आ गया 42 अपॉन 500 मोलर। तो ये हो गया 0.084 मोलर। 0.084 मोलर। और H प्लस के लिए n फैक्टर है 1, मोलारिटी सेम एज नॉर्मेलिटी, तो हो जाएगा 0.084 नॉर्मल। राइट राइट, इस तरह से। ये तो हमने पूरी कैलकुलेशन करके किया है। क्या इसका कोई शॉर्टकट और कोई शॉर्ट ट्रिक भी है? बहुत मस्त। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन एक बार पढ़िए और सॉल्व करने की बजाय अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आप सिर्फ इसका ऑप्शंस देखिए तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे? आपने 2 सॉल्यूशन मिलाए हैं HCl और H2SO4। HCl है 0.1 मोलर, H2SO4 है 0.03 मोलर, यानी कि ये है 0.1 नॉर्मल और ये है 0.06 नॉर्मल। अब आप अगर 2 सॉल्यूशंस मिला रहे हैं, एक 0.1 नॉर्मल है, एक 0.06 नॉर्मल है, तो जो मिक्सचर है उसकी नॉर्मलिटी इनके बीच में ही कुछ आएगी। जो भी आएगी वो 0.1 से कम होगी और 0.06 से ज्यादा होगी। तो 0.1 से कम होगी तो ये 2.8 संभव है क्या? नहीं संभव है, क्योंकि वो तो 0.1 से भी ज्यादा है। 0.8 संभव है क्या? नहीं, वो तो 0.1 से ज्यादा है। तो एक ही तो संभव है, कौन सी? ए। लो आ गया। तो डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया। ये भी एक तरीका है। और सही है बॉस, ये तो बहुत मजेदार है। बिल्कुल आंखें खुली रखिए, दिमाग अलर्ट रखिए और आप देखते जाएंगे, ऐसी चीजें आती जाएंगी। इसी बात पे एक और सवाल है। इस बार हम जाते हैं महान हेनरी की शरण में। हेनरी लॉ याद है आपको? हाँ हाँ, हेनरी कुछ बोल गए थे ना, क्या बोल गए थे? हेनरी महाराज ने कहा था कि अगर आपके पास कोई गैस है
और वो गैस अगर किसी लिक्विड से संपर्क में है तो पहली बात तो ये है कि पहली शर्त तो ये है कि भैया रिएक्ट ना करना। गैस अलग है, गैस मतलब रिएक्शन ना करे। तभी अगर ऊपर गैस बनी हुई है तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। उस गैस का कुछ ना कुछ अंश लिक्विड में घुलकर ही दम लेगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बाहर हवा में जो उस गैस का पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी गैस घुलेगी। प्रेशर ज्यादा लगाओगे ज्यादा घुल जाएगी, कम लगाओगे कम घुलेगी। ये बोल गए थे हेनरी। ठीक है, पुराने आदमी थे हेनरी, ये सब बोल बाल के वो तो इस दुनिया से हो गए विदा। लॉ हमारे लिए छोड़ गए। अच्छा, तब मोल वोल का फैशन नहीं था इतना, तब मोल फ्रैक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं था। उन्होंने तो कहा अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। ऐसा था। उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आजकल हम लोगों ने कन्वर्ट कर रखा है, हेनरी महाराज के नाम से चलता है। ठीक। अब आप ये देखें कि इस चक्कर में क्या होता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी में तो कभी कभी यहाँ केएच लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ भी लगा देते हैं। उसको फिक्स्ड हिसाब नहीं है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स हेनरीज लॉ। पहली बात तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आना चाहिए। प्रेशर का स्क्वायर नहीं आना चाहिए। प्रेशर का स्क्वायर नहीं आना चाहिए। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल हेनरी महाराज बोल गए, बिल्कुल बोल गए, जय हो उनकी। सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर। ये तो बड़ा आसान है, बेहतरीन है। For a given gas, predict the relationship between KH1, KH2, KH3 for the given graph. KH is the Henry's law constant. Okay. तो हमारे पास था पार्शियल प्रेशर इज KH इंटू मोल फ्रैक्शन। एक ही प्रेशर है तो अलग अलग KH होने पर अलग अलग मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो अब एक काम करो, एक कॉमन मोल फ्रैक्शन ले लो जरा। ठीक है, मान लो ये तो एक ही मोल फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए आप देखो 1 को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। या T1 T2 T3 क्या है, टेम्परेचरों की बात हो रही है। तो ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट बदल रहे हैं तो टेम्परेचर T1 पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर उतनी गैस घुलेगी। टेम्परेचर T2 पे कम प्रेशर में ही गैस घुल जाएगी और टेम्परेचर T3 पे और भी कम प्रेशर लगाकर उतनी ही गैस घुल जाएगी। अच्छा, गैसों के घुलने का क्या सीन है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस उछल उछल के भागेगी। अच्छा, तो प्रेशर मारोगे तब गैस खुलेगी। प्रेशर मारना पड़ेगा। तो इसका मतलब है T1 ज्यादा है T2 से, T2 ज्यादा है 3C से। क्यों? इस एक ग्राफ में कितने सारे कॉन्सेप्ट आ गए। पहला कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स पहला तो हेनरी लॉ पता होना चाहिए। दूसरा ये कि भैया टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई है तो फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट का क्या होगा, उसको भी देख लो। टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच का क्या होगा, केएच बढ़ जाएगा। कैसे कैसे? उतनी ही सॉल्युबिलिटी रखनी है तो क्योंकि अब सॉल्युबिलिटी कम हो गई है और डिसॉल्व अगर उतना ही करना है तो अब ज्यादा प्रेशर करोगे तब घुलेगा, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तब घुलेगा। तो ये यहां से आ जाता है कि अब सिंपली आप कुछ ना करो तो मैथमेटिकली लिख दो y बराबर mx। m1 ज्यादा है m2 से, m2 ज्यादा है m3 से, है ना। और ये क्या है, ये है p बराबर kh इंटू x। तो स्लोप इज नथिंग बट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो KH1 इज मोर देन KH2, KH2 इज मोर देन KH3। यस, दिखा है, स्लोप में दिख रहा है, क्या दिमाग लगाना पल। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। ठीक है, हीलियम से आजकल फैशन हो गया डाइल्यूट करने का, करो बढ़िया है, तो सही बात बोल रहे। स्टेटमेंट 2, फॉर स्कूबा डाइवर्स increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in the blood
Thus more N2 is dissolved in blood under water at higher pressure. ये भी सच है, दोनों सत्य बातें कही है, कोई गलत बात नहीं बोली है. Both the statements are correct. बिल्कुल. A is the answer. Yes, A is the answer. अगर आपको याद हो तो बड़ा अच्छे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो सांस तो कितनी देर चलेगी, 2-3 मिनट चलेगी. बहुत ज्ञानी है आप तो 4-5 मिनट चल जाएगी. बड़े योगी टाइप में तो मतलब अनंत काल तक तो आप सांस नहीं रोक सकते. तो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के डाइविंग मार देते हैं ताकि देर तक 1-2 घंटे आराम से अंडर वाटर रह के मस्ताने घूम सकें. यहाँ पे वैसे तो मजा आता है, लेकिन जब आप पानी में नीचे उतरते हैं तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, तो हेनरी की आत्मा प्रकट हो जाती है वहां. वो कहती है कि अब तुम सांस ले रहे हो तो इसमें भी O2 और N2 है, जिसका सिलेंडर तुम अंदर ले गए हो, अब ये ज्यादा ज्यादा घुल जाएंगी ब्लड में. अच्छा, ऑक्सीजन तो क्या होता है, सेल्स लेकर खा पचा के निपटा देते हैं. नाइट्रोजन बदमाश बच जाती है. और जब यही लोग वापस धरती की सतह पर आते हैं, सरफेस पर आते हैं, उनको आना तो पड़ेगा ही, तो मछली तो है नहीं कि समुद्र में रह जाएंगे. तो अब ये जो नाइट्रोजन के जो पूरे शरीर के हर जगह पूरे खून में घुल गई थी, अब प्रेशर कम होते ही हेनरीज लॉ फिर से एक्टिव हो गया. तो वो सारी गैस दोबारा बुलबुले बनकर जो है वापस निकल जाती है. हम बुलबुले हैं इसकी, और ये है नाइट्रोजन हमारा. एकदम मतलब इतनी भयंकर पीड़ा होती है हर जगह. अगर आपके ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे गैस के बुलबुले बनने लग जाएं तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, दम घुटने लगेगा. बहुत मतलब भयंकर पीड़ा होती है इंसान को. ये बहुत मतलब बहुत ही अशुभ और बड़ी ऐसी डेंजरस सिचुएशन है, इसमें जान तक चली जाती है. इसको बेंड्स बोलते हैं. इससे बचते कैसे हैं? इससे बचने के लिए एक तो तरीका है, दोबारा डुबकी लगा जाइए, प्रेशर बढ़ाकर फिर से गैस को घोल लीजिए, या बहुत धीमे धीमे ऊपर आइए. और आजकल एक अच्छा तरीका निकाला है कि भैया जो गैस का सिलेंडर ले जा रहे हो ना, उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ना हीलियम डाल दो. क्योंकि हीलियम इतनी बदमाश है कि बहुत हाई प्रेशर पर भी वो ज्यादा घुलती नहीं है. तो जब खून में ज्यादा घुलेगी नहीं तो निकलेगी नहीं, ठंडा ही कट गया. ठीक, इसलिए लोग हीलियम यूज करते हैं. ये था रहस्य इस प्रश्न का. आगे चलें. The molar enthalpy of vaporization of hexane is 28.9 kilojoules per mole, and its normal boiling point is 69 degrees Celsius. What is the vapor pressure of hexane at 25 degrees Celsius in torr? आपको दे रखा है डेल्टा एच वेपराइजेशन is 28.9 kilojoules per mole. TB is 69 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं. और आपसे पूछा है वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस. वेपर प्रेशर P नॉट एट 298 केल्विन कितना होगा? ये कैसे निकालेंगे? देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 69 डिग्री सेल्सियस है. 69 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 जोड़ लीजिए इसमें, और 3 12 342 केल्विन पर वेपर प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर. और तब हम एकदम से लॉ लगाते हैं, कौन सा, वो क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन वाला, कि ln P2 नॉट अपॉन P1 नॉट बराबर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो. ये है क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. अगर वेपर प्रेशर किसी एक टेम्परेचर पर पता हो, हमें 342 केल्विन पर पता है वेपर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर. तो 1 को हम पकड़ लेते हैं, तो ये है 1 एटमॉस्फेयर ln, और P2 नॉट हमको निकालना है. दिस इज माइनस डेल्टा एच 28.9 kilojoules per mole, 8.314 joules per mole Kelvin. 1 अपॉन T2, T2 कितना है रे? T2 है 298 माइनस 1 अपॉन 342. बहुत ही गंदी कैलकुलेशन, बहुत बहुत ही ज्यादा वाली गंदगी, बट ठीक है, देखते हैं क्या है. P2 नॉट निकालना है. एक बात तो पक्की है, क्या? 1 एटमॉस्फेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो 1 से कम आएगा. हाँ, और वैल्यूज भी देखो, 169, 195, 134, 200 बहुत दूर दूर नहीं है वैल्यूज. 195 और 202 तो बहुत क्लोज है. और जब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत नैरो बैंड ऑफ मार्जिन है. बैंड बजेगी, कोई बात नहीं, बजाएंगे. एक हिंट दे रखी है, e की पावर -1.5, तो -1.5 कहीं तो आएगा. करते हैं, देखें क्या है.
हाँ भाई, बहुत ही घिनौनी कैलकुलेशन है, आप इसे करें और करके आनंद लूट लें। आंसर आएगा इसका ए। जी हाँ, आंसर आएगा ए। और फिलहाल आइए क्लॉजेस के कौन से हम आगे बढ़ते हैं। मेन तो था फॉर्मूला देखना, हमने देख लिया। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। ठीक है, क्या है ये? Two compounds A and B, okay, when mixed form nearly ideal solutions. अच्छी बात। At room temperature, vapor pressure of A and B are 40 and 120 mmHg respectively. खुशी हुई जानकर। A liquid mixture is composed of 1 mole of A and 3 mole of B. So XA is 1 upon 1 plus 3, which is 0.25, and XB is 0.75. PA naught is 40. PB naught is 120. When pressure is reduced further at room temperature, at what pressure does the last trace of liquid disappear? आप देखें, लास्ट पहली बात तो यह है कि इसका मतलब जो लिक्विड था वो धीरे धीरे पूरा का पूरा वेपर बन गया। अगर वो पूरा का पूरा वेपर बन गया है तो भाई इसका मतलब 1 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी सारे वेपर में चले गए। अगर 1 मोल ऑफ ए और 3 मोल्स ऑफ बी वेपर में चले गए तो अब वाई ए और वाई बी जो हैं वो हो जाएंगे 0.25 और 0.75, क्योंकि तो ड्यू पॉइंट पर आ गए। अब आपने सब कुछ उड़ा दिया, लिक्विड पूरा उड़ के वेपर बन गया है, तो जो था पहले लिक्विड में वो सारा का सारा चला गया है वेपर में। तो वेपर फेज में वाई ए और वाई बी ये ही। ठीक है, 1 अपॉन पी इज वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। ये है राउल्ट्स लॉ का एक फॉर्म। राउल्ट महाराज के 2-3 राउल्ट कहां से आ गए, मैं आपको राउल्ट्स लॉ रिवाइज करा देता हूं। आप देखो, ड्यू पॉइंट है ठीक, लेकिन राउल्ट्स लॉ, राउल्ट महाराज क्या बोल गए थे? उन्होंने कहा था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड्स मिलाओ तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट प्लस एक्स सी पी सी नॉट। अगर हो तो अक्सर 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा होंगे तो सब जोड़ लो। ये एक फॉर्म, पर सबसे फंडामेंटल फॉर्म थी y1p is x1 p1 naught, where y1 is mole fraction of 1 in vapor phase, x1 is mole fraction of 1 in liquid phase। भाई लिक्विड में 1 और 2 है और इक्विलिब्रियम में है वेपर में भी 1 और 2 है उसके, तो आपस में क्या रिलेशन है? लिक्विड फेस कॉम्पोजिशन और वेपर फेस कॉम्पोजिशन का क्या रिलेशन है? ऐसा है P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 और P इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे फंडामेंटल फॉर्म तो ये है। इसी से हम 1/P बराबर वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट ये भी डिराइव कर लेते हैं। ये अलग अलग रूप हैं, ये सेकंड और थर्ड, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ते हैं। ठीक, इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। वाई ए कितना है? 0.25 अपॉन 40 प्लस 0.75 अपॉन 120, ये है 1 अपॉन पी। कितना है ये कितना आ जाएगा भाई? ये है 1/, इसको एक काम करें, कुछ कॉमन निकाल लें, थोड़ा शांति हो जाएगी। 0.25 अपॉन 40 को बाहर निकाल लेते हैं। 1 प्लस 3 अपॉन 3, ये तो कट गया। हाँ, कितना जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.25 इंटू 2, 0.5 हो जाएगा 80। 80 mmHg जब होगा तब लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड उड़ जाएगा, सब गायब हो जाएगा। ऐसा है ये ड्यू पॉइंट की कैलकुलेशन, राइट? ठीक। And this brings us to the next question that says, liquids that show positive deviation from Raoult's law will have, पॉजिटिव डिविएशन किन में होता है? अगर 2 लिक्विड्स हैं ए और बी अलग अलग, और उनमें इतने अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब ठीक ठाक हो जैसे भी हो, और जब उनको मिक्स किया जाए तो अब उनको मजा नहीं आए। इतना तो हो कि मिक्स तो हो गए, पर जो उनके आपस का ए बी का इंटरेक्शन है वो उतना स्ट्रांग ना हो। ए और बीबी का अच्छा था, ए बी आ गया तो आकर्षण थोड़ा सा घट गया, बुरा हो गया। लिक्विड में अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, और लोग कहेंगे अरे ये तो पॉजिटिव डिविएशन हो गया।
इतना ही कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव डिविएशन का। तो सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शंस लेसर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट, जी हाँ, मिक्स करने के बाद जो इंटरेक्शन है वो कम है, पहले अच्छे थे, तो पॉजिटिव डिविएशन आएगा, बिल्कुल ऐसा है। अच्छी बात है। इसी बात पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सिंपल लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव डिविएशन आए तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा या कम? वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, जो राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड था उससे काफी ज्यादा है वेपर प्रेशर, मजे से उड़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से काफी कम हो जाएगा, राइट? और उसी की बजाय अगर अपने पास पानी और नाइट्रिक एसिड है, अगर अपने पास है पानी और अपने पास है नाइट्रिक एसिड, इनके बॉइलिंग पॉइंट जैसे 373 केल्विन और 359 केल्विन, ठीक है। अगर आइडियल सॉल्यूशन होता, अगर इनका आइडियल सॉल्यूशन होता तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कहीं बीच में होता, 373 और 359 के जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में ही कहीं वेपर प्रेशर होता, उनके बीच में कहीं बॉइलिंग पॉइंट होता। लेकिन हमको ये पता है कि पानी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलाए जाए, HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी मिलाया जाए, तो इट ऑलवेज शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डिविएशन मतलब मिलाने के बाद अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, पहले इतना अट्रैक्शन नहीं था, अगर बाद में अट्रैक्शन बढ़ गया है तो वेपर में जाना मुश्किल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड जो ये इसके बीच में एक्सपेक्टेड था इससे भी ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पक्का है 373 केल्विन से ज्यादा होगा। और जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बता दूंगा क्या है, लेकिन मुद्दे की बात है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो मिक्सचर जो है वो हाईएस्ट से भी ऊपर निकल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक, तभी उसको नेगेटिव डिविएशन बोलेंगे। एजियोट्रोप क्या होता है? टिपिकली क्या होता है, अगर दो लिक्विड्स मिक्स करें आपने, हाँ जी, तो और मान लीजिए जैसे आपने बेंजीन टॉलिन मिक्स करी और बेंजीन ज्यादा वोलेटाइल है, अब 50-50% भी अगर बेंजीन टॉलिन अपने लिक्विड में मिक्स करी है, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो जब आप वेपर फेज देखेंगे तो आप पाएंगे लिक्विड में 50-50% है, पर उसके साथ इक्विलिब्रियम में जो वेपर फेज है उसमें 50% से ज्यादा होगी बेंजीन और थोड़ी कम होगी टॉलिन। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल है कि द वेपर फेज ऑलवेज बिकम्स रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, जो ज्यादा वॉलेटाइल है वेपर फेज में उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो अगर लिक्विड में 50-50 थी तो जो मोर वोलेटाइल है वेपर फेज में वो 50% से ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो 30 और 70% था, 30% बेंजीन 70% टॉलिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेंजीन वेपर फेज में मोर देन 50% हो जाएगी, लिक्विड में जितनी थी, लिक्विड में 30% थी तो वेपर फेज में 30% से कुछ ज्यादा होगी, इतना ही मतलब है। The vapor phase becomes relatively richer in more volatile component as compared to the liquid phase, which is in equilibrium with the vapor phase. ठीक है। एजियोट्रोप ऐसे अद्भुत नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, नॉन आइडियल हैं, जिनमें जो है कॉम्पोजिशन लिक्विड की वही होती है कॉम्पोजिशन वेपर की। द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज इज सेम एज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। आप कहेंगे तो बड़ी अजीब बात है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात ये सच है। द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज इज लेस एंड वेपर फेज इज सॉरी इज सेम एज वेपर फेज। तो अगर लिक्विड फेज में मान लीजिए पानी और नाइट्रिक एसिड है, पानी 30% है, नाइट्रिक एसिड 70% है, तो वेपर फेज में भी पानी 30% और नाइट्रिक एसिड 70% ही रहेगा। अच्छा, ऐसे मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स या एजियोट्रोप्स कहलाते हैं। बाकी बात तो हमने करी ली है, राइट? ठीक है। Assuming 25% ionization in aqueous solution, what will be the want-house factor for NaCl? Oh my God! ये want-house factor क्या चीज थी, याद है आपको? मैं दोबारा बोल देता हूँ। एक पार्टिकल के कितने टुकड़े होंगे सॉल्यूशन में घुलने के बाद, ये कहता है want-house factor। एक के कितने, आई का मतलब होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल आयन कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर ऑल पॉसिबल डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एनी पॉसिबल डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे एक था NaCl 1 मोल, अगर हमने उस NaCl को पानी में घोला और अगर वो टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में 100% टूट गया तो वो 1 नहीं 2 मोल गिना जाएगा। और मान लो N0 था, ये नहीं था, अब चला गया इसमें कितना N0 अल्फा, तो ये बन गया N0 अल्फा N0 अल्फा, तो टोटल हो गया NaCl जो अनडिसोसिएटेड है वो हो गया N0 1 माइनस अल्फा, ये N0 अल्फा ये N0 अल्फा, ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पर या जो भी। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने होंगे जोड़ के देख ले बेटा कितने होंगे, प्लस प्लस बराबर है एन टोटल, कितना है रही, देयरफॉर एन टोटल बराबर हो गया N0 1 प्लस अल्फा, और आई क्या है, आई है एन टोटल अपॉन N0 फाइनल बाय इनिशियल, वो है 1 प्लस अल्फा। वाओ, पर 25 अल्फा तो 0.25 है तो 1.25, अरे वाह 1.25 है, जी हाँ ये आ गया 1.25, सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर। What is the vapor pressure of a solution at 100 degrees Celsius containing 18 grams of water and 1.71 grams of sucrose non-volatile? ठीक है, वेपर प्रेशर चाहिए एक सॉल्यूशन का एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसमें 18 ग्राम पानी है और इतना सुक्रोज है। गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11, अगर मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे तो आ जाएगा 342 ग्राम्स पर मोल, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 एटमॉस्फेयर, ये दिया हुआ है। क्या हम मोल्स ऑफ सुक्रोज निकाल सकते हैं? 1.71 डिवाइडेड बाय 342 विच इज लाइक 1/200 मोल्स, ये आ जाएगा, बहुत कम मोल्स है बेचारे की। ठीक है, 18 ग्राम पानी है, 1 मोल पानी है, अगर जरूरत पड़े मोल फ्रैक्शन की तो। क्या आपको याद है कि इस या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला था क्या, P0 माइनस P अपॉन P इज छोटा m इंटू बड़ा M इंटू 10⁻³ where छोटा m इज मोलालिटी, बड़ा M इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻³। ठीक है, P क्या है, लोअरिंग के बाद का वेपर प्रेशर, P0 क्या है, सॉल्यूशन नहीं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो है 1, तो 1 माइनस P अपॉन P इज मोलालिटी, मोलालिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट इन केजी हो गया भाई ये, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पानी है 18 और 10⁻³ तो है जो है। लो बेटा ये कर लो बात, करते हैं बात, कितना आ जाएगा ये देखो, 18 से 18 को काटो, इससे इसको काट दो, अरे भाई तो बड़ा अच्छा है, तो ये आ गया 1 माइनस P अपॉन P बराबर 1/200, देयरफॉर 1 माइनस P और कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दो तो ये हो जाएगा कितना 1/201, 1/201। ठीक है, तो P कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/201, ठीक, तो बहुत जरा सा आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बहुत जरा सी है ना, वो लगभग लगभग 1 एटमॉस्फेयर के आसपास ही है, कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर इतने इतने एटमॉस्फेयर है, या P करस्पॉन्ड्स टू 760 इंटू 1 माइनस 1/201 टॉर, क्योंकि टॉर में चर्चा हो रही है, विच इज 760 माइनस 760 अपॉन 201। अब 201 को तो छोड़ो, 760 अपॉन 200 निकाल लो, कितना है, ये आ जाएगा 3.8, तो 760 में से 3.8 हटा दो तो 756.2 टॉर, 756.2 टॉर। ओ माय गॉड, कहीं भी ना आ जाए, आंसर आ गया है, यही तो आंसर है, खुश हो जाइए, डन 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 डन, वेल डन। चलिए, which of the following relations is correct for boiling point elevation constant Kb? अच्छा, फॉर्मूला पूछा है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट Kb इज RTB² mv अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा H वेपराइजेशन। हाँ ये क्या है, mv क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R तो पता ही आपको 1000 पता है, TB है बॉइलिंग पॉइंट, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा H वेपराइजेशन गैस।
आर टीबी नहीं, टीबी स्क्वायर है रे ये, ना ये ए और बी नहीं, ना 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 ना, सी, यस। कैसे पता लग जाता है ये सब? रट के फॉर्मूला तो याद ही होता है ना यार, बिल्कुल ऑफ कोर्स याद होता है। Calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kg water to prevent it from freezing at -6 degrees Celsius. ये कैसे करेंगे? तो अगर इसका मतलब है कि हमारा वो जो सोल्यूशन है वो -6 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज न करे, कि उसमें से बहुत जरा सा भी क्रिस्टल निकल जाए तो भी प्रैक्टिकली तो फ्रीज नहीं कर रहा है ना। तो अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, ठीक है, लेकिन ये बराबर है किसके? KF इंटू M मोलालिटी। KF क्या है? KF है 1.85 केल्विन kg पर मोल, और मोलालिटी क्या है? मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 4 किलो पानी है बेटा, लो कर लो बात। तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 6 इंटू 4 अपॉन 1.85। इतने मोल्स हैं बाबू इथिलीन ग्लाइकोल के, और अमाउंट पूछा है, वजन पूछा है बदमाशों ने। वजन क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल होता है C2H4OH होल ट्वाइस। तो ये कितना हो जाएगा रे? ये हो जाएगा 17 टू 34, और CH2 होता है 16 टू 32, 68 हो गया ये। ठीक है ना? मैंने चेक कर लो एक बार। C2H4 24 और 20, नहीं गलत किया, धोखा धोखा धोखा। 12 टू 24 और +2 28 है, ये गलत कर दिया मैंने। और OH है 17, 17 24, 34, ठीक है। 8 12 62, 62। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास हो गया 62 इंटू 62 ग्राम्स। इतना है, काफी वजन है ये तो। होगा तो सही, कितना आया ये? अब देखो, इसको कैलकुलेशन करने की श्रद्धा मेरी थोड़ी कम है, क्योंकि अब वैल्यू भी दूर दूर है। अप्रोक्सीमेट करेंगे। 6 4 से क्या होता है? 24। 1.85 को एक काम करता हूँ, 2 पकड़ लेता हूँ। क्यों? मजा आएगा, 2 सही है ना? तो उसको 2 कर लेता हूँ। तो ये 2 से इसको 2 4 जा, या 2 2 जा 4, 12, तो 62 इंटू 12, 12 2 से 24, 12 6 जा 72, 74, 744 ग्राम्स आ गया। और ये तब है जब डिनोमिनेटर को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो घटने के बाद 744 आया है। इसका मतलब असली जो आंसर होगा वो 744 से ज्यादा होगा। अब 744 से ज्यादा है तो ये तो कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये खत्म है। 804.3 यही है, यही है, यही तो है वो। बस रेंज निकालिए और सीधे बिंदास एक्यूरेट आंसर है 804.3 इज द आंसर। यस, इज द आंसर। नॉन स्टॉप चल रहा है, रुकना नहीं है। लेकिन आपको देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन साथ साथ करने का फायदा क्या है? आपको सिर्फ कैलकुलेशन से डरना नहीं है। कई बार रेंज निकाल कर, कई बार ऑप्शंस एलिमिनेशन के थ्रू आप कैलकुलेशन से बचकर बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हैं, और जल्दी निकाल सकते हैं, ज्यादा सही भी निकाल सकते हैं। राइट? फोकस करिए, और इसी बात पे साथ साथ करते हैं, और आपको तेजी से करना है इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, करिए मेरे साथ। 20 grams of solvent containing 0.25 grams of solute freezes। 1 मिनट, 20 ग्राम सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 20 ग्राम्स, और मास ऑफ सोल्यूट इज 0.25 ग्राम्स, और इसका मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है कितना? 122 ग्राम्स पर मोल। गजब भारी है। और डेल्टा TF कितना है? -0.3 डिग्री सेल्सियस। इट फ्रीजेस बिलो, या माइनस डेल्टा TF ऑफ 0.3। ठीक है। इफ सॉल्वेंट एग्जिस्ट्स एज अ डाइमर इन सॉल्वेंट, नहीं ये सॉल्वेंट नहीं, गलत लिख गया, ये सोल्यूट हो गई। इफ सोल्यूट एग्जिस्ट्स एज अ डाइमर इन द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट डाइमराइज हो जाएगा तो एक नया सॉल्वेंट बन जाएगा, कोई बहुत सी बहुत बड़ी बात है। फाइंड इट्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं है। माइनस डेल्टा TF इज KF इंटू M, which is KF into M naught into I। ठीक है, फिर I is Wantoff's factor, ये हमें पता है। KF हमें पता है, मोलालिटी M नॉट हम निकाल सकते हैं, तो I हमारे हाथ में है। हाँ, तो क्या करें? I निकाल पहले। चलो I निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? KF है 5.12 केल्विन kg पर मोल, और M नॉट मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.25 अपॉन 122। ये हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये आ गई मोलालिटी इनटू I। ठीक है, I कितना है भाई? बोल हम
0.3 into 20 into 10 raised to minus 3 into 122 upon 0.25 into 5.12। बहुत ही खतरनाक और घिनौनी वैल्यूज। क्या करेंगे हम? अरे कर डालेंगे, चिंता किस बात की है। ये है 25 और ऊपर है 30। 25 और 30, 5 और 6, 6/5, 1.2, 1.2 और ये क्या है 122 और 512। कुछ इज्जतदार है क्या? 512, 1024। हाँ, फील तो अच्छी आ रही है। इसको 512 कर लेते हैं, काम करते हैं, और इसको 10⁻1। ठीक। अब 512 अगर मुझे गलत ध्यान नहीं है तो 2 की पावर 9 होता है ये। तो 2 के तो टुकड़े निकालते हैं, ये कितना है 0.3 इंटू 4, 2 स्क्वायर और ये 2 क्यूब, 2 क्यूब 10। ठीक है। 122 में भी कितना है? ये 61 इंटू 2 है, तो 2⁻4 और 2⁻9 में 2�5 बच गया। ठीक है, 32। तो ये हो गया बेटा 32, और 32 टूजा होता है 64। अरे वो तो खाली 61 है, काट दे रे। थोड़ा अपने बढ़ा लिया, इतने तो किया, पाप कर दिया ना, कर लेंगे बाद में एडजस्ट, है ना। तो 2 इंटू 0.3 ये कितना हो गया? ये हो गया 0.6। हमने 0.6 लिखा है, असली आंसर 0.6 से थोड़ा सा कम है। आई इट्स लिटिल लेस देन 0.6। ठीक है, देखेंगे। अब आप देखो 2a टकाटक a2 एन नॉट 1 माइनस अल्फा और एन नॉट अल्फा बाय 2। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम का सीन है जब डायमराइज हो रहा है। तो एन बराबर दिस प्लस दिस बराबर एन नॉट 1 माइनस अल्फा बाय 2। Therefore, I, which is n by n naught, which is 1 minus alpha by 2, और ये गंदगी कितनी हो जाएगी? लगभग लगभग है 0.6, लगभग लगभग है ये 0.6। तो 1 माइनस 0.6, 0.4 लगभग लगभग रहा है अल्फा बाय 2 के। तो अल्फा जो है वो लगभग लगभग 0.8 है। ओके, 0.86 जरूर यही आंसर होगा। क्यों? बाकी तो बहुत छोटे छोटे आंसर हैं। बिल्कुल अच्छा अप्रोक्सीमेट कर दिया, पपून से बच गए। 0.8 इज द आंसर, राइट। ब्यूटीफुल कैलकुलेशन, स्मार्ट एंड वेरी क्लेवर कैलकुलेशंस। डन। ठीक। A solution containing 10 grams per liter of urea, ठीक है, is isotonic, tonic बनाया जा रहा है, with 5% weight by volume solution of a non-volatile solute at the same temperature. Molar mass of non-volatile solute is फालतू बात है। आइसोटोनिक का मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर C1R T1 बराबर C2R T2, या टेम्परेचर तो सेम ही है RT। लो कर लो बात, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है भाई। अब कंसेंट्रेशन सेम है, ये है 10 ग्राम पर लीटर, यानी कि 10/60 मोल पर लीटर, ये है यूरिया। इतना ही है कंसेंट्रेशन, 5% वेट बाय वॉल्यूम का, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 100 ml में है 5 ग्राम, तो 1 लीटर में होगा 50 ग्राम, और मोलर मास है m, तो 50/m मोल्स हैं, और 1 लीटर सोल्यूशन। अच्छा, तो 1/6 इज 50/m। जी हाँ, तो m कितना है? 6 इंटू 50 विच इज 300। तो 300 ग्राम्स पर मोल जरूर होगा मोलर मास उस बेशरम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक, एक और करें? बिल्कुल। 2 millimolar solution of namak having degree of dissociation of 90% at 27 degrees Celsius has osmotic pressure pi बराबर CRT, which is C naught into I into RT। C naught कितना है? 2 into 10⁻³ मोल्स पर लीटर। I कितना है? नाउ NaCl दे रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। I है 1.9। अच्छा, R, R है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर,
पर मोल केल्विन, मोल पर लीटर, मोल लीटर कार्टन, इनटू टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसे भी काट डालो। ठीक है, 0.0821 लगभग लगभग होता है 1/12, लगभग, है ना। तो ये लगभग लगभग है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.9 इंटू 1/12 इंटू 300, और 12 300 होता है। वाह, 25 इंटू 2 50, तो 50 इंटू 1.9 इंटू 10⁻³ 1.92 होता, अगर 2 होता तो ये कितना हो जाता बाबू, ये हो जाता 100 इंटू 0.1 एटमॉस्फेयर, तो 0.1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम, 0.1 से थोड़ा सा कम, 0.1 से थोड़ा सा कम 0.094 आना चाहिए था। एक बार डेसिमल चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन, चेक करते हैं एक बार। और देखिए सी सही है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.9 इंटू आर इंटू टी, बढ़िया एकदम। आर टी ये हो गया 1/12, भी सही है, इंटू 300, 25 आ गई, बढ़िया एकदम। 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10⁻³ सही है, और 1.9 ये भी सही है, और 9 अप्रोक्सीमेट भी करे, सीधे निकलो, 19 5 है 95, उसको क्या कहता है, हाँ 95, ठीक है। तो 0.095 एटमॉस्फेयर आ गया, 0.095, 0.094, 0.0, ये ठीक कर देते हैं, ये 0.094 रहा होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना। सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर, देयर वी आर। तुमने ऑप्शन ही चेंज कर ली, वो मिसप्रिंट है, मैं क्या करूं, ऑप्शन क्लियर कट क्वेश्चन आने ही है, कहां जाएगा, ठीक है ना। ये तो बातें थी बच्चों किसकी, सॉल्यूशंस की, और आइए अब झलक देखते हैं चलते चलते एक ठोस अवस्था और सॉलिड स्टेट की। बड़ी सॉलिड बातें हैं, करते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग विल शो एनिसोट्रॉपी, कौन दिखाएगा एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपिक कौन है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और एनिसोट्रॉपी होती क्या है बेटा, अगर किसी सॉलिड में एक भी प्रॉपर्टी ऐसी हो जो किसी एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन में नापने पर अलग हो और दूसरी डायरेक्शन में नापने पर अलग पाई जाए, तो हम कहेंगे ये सॉलिड एनिसोट्रॉपिक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड सारे के सारे एनिसोट्रॉपिक होते हैं। तो इसमें रबर, स्टार्च, क्वार्ट्ज ग्लास, ये सब एमॉर्फस हैं। सोडियम ब्रोमाइड जो है ये आयनिक सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये एनिसोट्रॉपिक है, ये अवश्य एनिसोट्रॉपिक है, बिल्कुल एनिसोट्रॉपिक है, राइट। बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर। Match the primitive unit cells given in column 1 with the axial angles and axial distances given in column 2 and select the correct answer from the codes given. क्यूबिक, वेल क्यूबिक के लिए क्या सही है, क्यूबिक में अगर आप देखें तो सारे एंगल 90 डिग्री हैं, बिल्कुल, और सारे साइड्स बराबर हैं, बिल्कुल। तो अल्फा बीटा गामा 90 और ए बराबर बी बराबर सी, तो फोर्थ के लिए तो मैचिंग होगी क्यू, ज्यादा सोचना ही नहीं है। फोर्थ के लिए मैचिंग होगी क्यू, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ओके। व्हाट अबाउट ऑर्थोरोम्बिक, व्हाट अबाउट, अच्छा हेक्सागोनल में तो बड़ा ऑब्वियस है, 120 डिग्री का एंगल तो आएगा ही आएगा, और 120 की माया सिर्फ यही दिख रही है, तो थर्ड को तो बैच होना ही पड़ेगा, पी से और कुछ देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है। और ऑर्थोरोम्बिक में एंगल तो सारे 90 डिग्री होते हैं, लेकिन साइड्स जो हैं वो बराबर हों ये आवश्यक नहीं, इनफैक्ट साइड्स तीनों ही तीनों नॉन इक्वल होते हैं। तो 1 का आ जाएगा एस, तो ले देखिए बच्चा मोनोक्लिनिक 2 कैसा है, मोनोक्लिनिक बड़ा विचित्र है, आप देखें दो एंगल 90 डिग्री है, पर बीटा एक एंगल अनइक्वल है, दो साइड्स इक्वल है और एक अनइक्वल है, और साइड्स जो है तीनों के तीनों ही बदमाश कैसे हैं, अनइक्वल है। ठीक, कर लो, बात हो गई। तो 1 किससे मैच करेंगे, एस के साथ, 1 एस के साथ मैच करेंगे, 1 एस के साथ, दो ऑप्शन में क्लियर हो जाता है, सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर। मैच द फॉलोइंग, थ्योरी है, भर के थ्योरी, देखते हैं क्या है। प्रिमिटिव contains one constituent at its body center other than corners,
मतलब सिर्फ कॉर्नर्स हैं। बॉडी सेंटर्ड वाला बीसीसी कहलाता है बेटा। तो ये डी वाला 1 है, D1 है, ठीक है। और क्या है, एंड सेंटर्ड, एक मिनट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओनली एट द कॉर्नर्स, ये प्रिमिटिव है। A2 और D1, A2 और D1 आएगा, A2 और D1, दो ऑप्शन तो ये निकाल दिया। अब बचा है BSC, कुछ भी एक चुन ले। अच्छा, इसमें भी C में तो 4, C4 तो देखना ही नहीं, तय हो गया। B को देखना है अपने को, B एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस अदर देन कॉर्नर्स, बिल्कुल सही बात है ये। तो B3 है, एंड सेंटर्ड B3 होता है, ठीक है, एंड सेंटर्ड B3। अरे वाह, A is the answer, yes of course indeed, A is the answer। अच्छा, ये क्या है आगे देखिए, कंसिडर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC अरेंजमेंट, ठीक है। लेट DE, DFB, DBD be the distances between successive atoms located along the corners, face diagonal and body diagonal respectively in the unit cell when their order is given by। अभी BCC अरेंजमेंट का एक बार स्केच बना लेते हैं BCC का, अच्छा लगेगा। ये क्यूब है और बोला है एटम्स लोकेटेड अलोंग द कॉर्नर्स, ठीक है, अलोंग द कॉर्नर्स, तो ये है बेटा। तो ये डिस्टेंस हो गया DE, जो कि एज लेंथ A के बराबर है। और FD क्या था, फेस डायगोनल। DFD विच इज A√2, तो A is to A√2 is to DBD, बॉडी डायगोनल। ओ माय गॉड, बॉडी डायगोनल तो बहुत भयानक है, ये है। लेकिन बॉडी डायगोनल में यहां पे नहीं, बीच में ही एटम आ जाएगा। तो बॉडी डायगोनल भले ही A√3 थी, पर चूंकि BCC स्ट्रक्चर है तो आधे डिस्टेंस पर ही, यानी कि A√3/2, यहीं पर दूसरा एटम आ जाएगा बेटा। तुम देखो सबसे छोटा क्या है, DBD, DBD सबसे छोटा है। बॉडी डायगोनल के लॉन्ग सबसे जल्दी दूसरा एटम आ रहा है, DBD सबसे छोटा है। DBD बड़ा है, गलत है। DBD बड़ा है, गलत है। DBD बड़ा है, गलत है। सबसे छोटा है DBD, उसके बाद DE है और सबसे बड़ा फेस डायगोनल है। क्यों, ये √3/2:1:√2, ये है इसका रेशियो। एंड D इज द करेक्ट आंसर, यस, D इज द करेक्ट आंसर। मैंने पूरा डायग्राम बना के सबके डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके आपको दिखा दिए, ऐसे होना चाहिए। खुश तो बहुत हो गए तुम, हाँ हाँ, बहुत खुश हैं हम। चलो आगे देखते हैं। ABAB टाइप ऑफ पैकिंग एंड ABCAB टाइप ऑफ पैकिंग आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। मतलब बहुत C जहां आए तो ये क्यूबिक हो जाएगा या CCP हो जाएगा। अच्छा, बच गया ये HCP हो जाएगा। ओके, HCP एंड CCP, जी हाँ, HCP एंड CCP इज द आंसर, ऑफ कोर्स इज द आंसर। मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको, याद रखें। ABC में C आ रहा है, CCP, खत्म बात, याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा आपको। देखिए